नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता फर्स्ट। ये है देश विदेश नीति और मैं हूं फ्रैंक राउजन पेरेरा। आपके सपोर्ट के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। वार्ता फर्स्ट टीम एक डेली क्विज चलाती है। अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो वार्ता फर्स्ट के बिग पिक्चर को देख के उसमें भाग भी ले सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप यूपीआई के जरिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इस कंटेंट को जारी रखने के लिए बहुत काम आएगा। सारी जानकारी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में ही है, तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। और देश विदेश नीति में आज बात करते हैं क्वाड के बारे में। और आज मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व राजदूत, वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा, रक्षा मामलों के विश्लेषक, और डॉक्टर भारती चिब्बर, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। सभी मेहमानों को स्वागत है भारता फर्स्ट में। एम्बेसडर, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, क्वाड में काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और क्वाड को किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। शायद थोड़ा सा मिसनॉमर है, क्योंकि बेहतर ये होता कि हम उसको स्ट्रेटेजिक डायलॉग बोलते, क्योंकि सिक्योरिटी डायमेंशन है, बट सिक्योरिटी डायमेंशन के साथ साथ और भी चीज़ें हो सकती हैं और होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी तो ये बात है कि चाहे आपको इसको किसी भी तरह से परसीव करें, इसका अगर डेवलपमेंट देखें तो पहले ये 3 कंट्रीज में सिक्योरिटी डायलॉग था और उसके बाद 2007 में इंडिया भी जुड़ गया, तो एक नए तरीके से ये क्वाड शुरू हुआ। और इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि क्यों शुरू हुआ। सब जानते हैं कि एलिफेंट इन द रूम इज चाइना। तो चाइना की वजह से है, तो वो हमारा नेगेटिव कॉनोटेशन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बनने की वजह होती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला वर्चुअल समिट में, कि हमें पॉजिटिव पे फोकस करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करना सिर्फ नेगेटिव्स के बेसिस पे, कि हम चाइना के खिलाफ हमने एक काउंटर पॉइज या चाइना के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया जिससे चाइना को चुनौती मिले, वो बात सही है और वो चाइना पे प्रेशर करता है सही गलत तरीके से, जैसे भी है। बट उसके बावजूद भी हमें क्वाड में पॉजिटिव चीज़ों पे देखना है। आजकल की तारीख में पूरी दुनिया जो है वो कोविड से ग्रसित है और वर्चुअल समिट में खुशी की बात यह है कि इस बात पे भी फोकस हुआ, इस बात पे जिक्र हुआ कि कोविड वैक्सीन के लिए 4 देश मिलके कोशिश कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज की और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे इसको पॉजिटिव एक कॉनोटेशन बढ़ाया जा सके आगे। बिल्कुल पॉजिटिव दिशा से देखना चाहिए क्वाड को, आप ये बोल रहे हैं। एडमिरल, आपके पास आता हूं और इसी बात को आगे ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले चीन के बारे में बात करेंगे। आगे भी बहुत बहुत बातचीत होगी चीन के बारे में, लेकिन क्वाड का रणनीतिक महत्व क्या है, इसके बारे में जरा जिक्र कीजिए। धन्यवाद फ्रैंक, मुझे अपने प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। देखिए, हमारे ख्याल से अभी जो स्थिति है क्वाड की, उसको ऑफिशियल तरीके से अभी रणनीति से उसको नहीं जोड़ा गया है अभी तक। जो है, जैसे कि एम्बेसडर गुप्ता साहब ने, वीरेंद्र गुप्ता साहब ने कहा, in addition there are few more things in which they will work, which is the emerging technology जिसको कहते हैं, सप्लाई चेन इश्यूज। क्योंकि जो ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जो कि लोकेटेड हैं चाइना में, वो देखिए बनाने वाले मैन्युफैक्चरर या तो ऑस्ट्रेलिया या तो यूएस या तो जापान, जो कि तीनों क्वाड के मेंबर हैं। तो उसको वहां से शिफ्ट करने की जो बात है, उसमें उन तीनों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और भारतवर्ष उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। देयरफॉर आत्मनिर्भरता और जो हम अपना जॉब वगैरह देना चाह रहे हैं, तो वो एक
लेकिन आपको मैं ले चलता हूँ अभी जो हाल में रायसीना डायलॉग हुआ था, तो उसमें जो इंडो पैकॉम के जो कमांडर इन चीफ हैं और भारतवर्ष के नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह से जब ये प्रश्न पूछा गया कि ये बताएं कि ये जो है हम क्वाड में हम कैसे जो चीन से उसकी जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो उन इमीडिएट जवाब यही था भारतीय नौसेना अध्यक्ष का कि वो तो हमारे पास टेम्पलेट ऑलरेडी है और हमें इंटरऑपरेबिलिटी काफी आगे है, उसको तो हम वी कैन प्लग एंड प्ले। तो मुझे लगता है कि ये पहली बार किसी इतने हाई ऑफिशियल ने क्वाड को लिंक किया है सिक्योरिटी सेटअप। तो इसका मतलब ये है कि अंदरूनी समझौता जरूर है जिसमें कि ये चारों देश की जो नौसेनाएं हैं वो समय आने पर अगर ऐसा मौका दिया चीन ने तो ये चारों देश की नौसेनाएं काफी स्ट्रांग है और वो अपने अपने क्षेत्र में जैसे भारतवर्ष इंडियन ओशन में और चीन के ये सब जापान और अमेरिका मिलकर और पैसिफिक में ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का बहुत अहम रोल है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं ये बात उनके अंडरस्टैंडिंग में है कि अगर आवश्यकता हुई तो हम इमीडिएटली प्लग इन प्ले कर सकते हैं। तो रणनीति ये है कि वो जो साउथ चाइना सी में चीन ने अपना एक प्रदर्शन किया है एग्रेसिव बिहेवियर का, वो अगर ऐसी कुछ हरकत करें दोबारा तो जो रिस्पेक्टिव रीजनल जो बॉसेस सो कॉल्ड मिलिट्री पावर्स वो बैक्ड बाय द अदर थ्री इन वेरियस फोरम फॉर वेरियस काइंड्स। अब जैसे देखिए हमारा लद्दाख में हुआ था तो उसमें क्वाड का सपोर्ट हमें मिला क्योंकि सैटेलाइटें हैं, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, वो हमें ये तीनों देशों ने, खासकर अमेरिका ने काफी मदद की, तभी हमें पता लगा कि कौन कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो आई थिंक रणनीति जो है वो उसमें एक जैसा एम्बेसडर साहब ने कहा वो है भी और नहीं। तो ये मैं है वाला जो पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ, ये है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद, आपने बताया कि क्या है रणनीतिक बात इस चीज में, क्वाड में। बात को आगे बढ़ाते हैं, भारती जी को लाना चाहता हूं डिस्कशन में। चलिए चीन के बारे में बात करते हैं भारती जी, और क्वाड को लेके कितना चिंतित है बीजिंग। नमस्कार परेरा जी, हमेशा आपके साथ कार्यक्रम करके बहुत अच्छा लगता है और आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चुना है आपने, हमेशा की तरह। हम ये कहेंगे अगर हम चीन की बात करते हैं तो हम उसे 3 चरणों में या 3 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं कि चीन किस प्रकार से क्वाड को देखता है। एक हम कहेंगे प्रथम चरण या फर्स्ट फेज, जब क्वाड एक अनौपचारिक संगठन के रूप में, संगठन तो नहीं कहेंगे, ग्रुपिंग के रूप में, जहाँ पर 4 देश जो हैं वो एक साथ आए। चीन को कोई खतरा इससे नहीं महसूस हुआ क्योंकि अगर रणनीति या कूटनीति की बात करें तो चीन को लगता है कि बहुत अच्छे से वो इसको हैंडल कर सकता है। और 2018 तक हम ये कह सकते हैं कि चीन को इससे बिल्कुल खतरा नहीं महसूस हो रहा था। 2020 में थोड़ा-सा हम कह सकते हैं सेकंड फेज़ हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन आया चीन की विचारधारा में, जब क्वाड के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात बैठक हुई और हाल ही में जब वर्चुअल समिट हुई चारों देशों की अमेरिका के नेतृत्व में। तो अब चीन हम ये कह सकते हैं कि जो ये सेकंड फेज़ है, इसमें अगर आप चीन के जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स उसमें भी देखें तो उसमें भी कुछ इस प्रकार की बातचीत इसमें छिड़ी थी, जहाँ पर चीन को ये खतरा महसूस हुआ कि एक जो वो एशिया पैसिफिक चीन सेंट्रिक जो है, चीन को केंद्रित करके जो एशिया पैसिफिक चीन देखना चाह रहा है या जिस ओर वो बढ़ रहा है, कहीं न कहीं क्वाड जो एक अनौपचारिक संगठन था, वो कुछ हद तक उसे संगठित होता हुआ दिखा और जहाँ पर उसे कुछ खतरा महसूस हुआ। क्योंकि अगर हम ये समिट देखते हैं तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट वर्किंग ग्रुप्स की बात हुई। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन का जो एक ड्राइव है जहाँ पर आपस में सहयोग करेंगे, सेकंड क्लाइमेट चेंज और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में साइबर का क्षेत्र भी आ जाता है और क्योंकि साइबर अटैक जो है कहीं न कहीं वो चीन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चीन को थोड़ा-सा लगा कि कुछ बदलाव आ रहा है। इसी के साथ हम देखें तो साथ ही साथ मालाबार जो एक्सरसाइज़ थी,
उसमें ऑस्ट्रेलिया को भारत ने इनवाइट किया। साथ ही साथ जो इंडियन ओशन में जो एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई या नेवल एक्सरसाइजेज हुई, केवल हम उन्हें सिंबॉलिक नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरह से वो प्रिपरेशन भी है कि आपस में ये जो 4 महाशक्तियां हैं, ये कैसे कोऑपरेट कर सकती हैं, किसी भी इवेंचुअलिटी को, अगर खतरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी का समुद्री क्षेत्र में, तो किस तरह से वो डील कर सकती हैं। लेकिन आप देखें तो साथ ही साथ फिलीपींस सी में भी इस तरह की एक्सरसाइज देखने को मिली, और यही वो समय था जब फिलीपींस और वियतनाम ने, ऑब्वियसली उनकी भी अपनी कुछ आप कह सकते हैं, क्योंकि चीन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, चीन के बगल में है, तो उनकी भी अपनी कुछ परिस्थितियां हैं राष्ट्रीय हित को लेकर, तो बहुत वोकल नहीं लेकिन कुछ शब्दों में उन्होंने चीन की निंदा की, और एक क्वाड प्लस हमें देखने को मिला, जिसमें हम एक तरफ देख सकते हैं कि वियतनाम, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड भी उसमें शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं चीन को थोड़ा सा खतरा आप कह सकते हैं, या उसको थोड़ा सा इस क्षेत्र में थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। और हाल ही में अगर आप देखें तो बांग्लादेश को भी जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि आप इसमें शामिल नहीं हुए या इसमें भाग नहीं लीजिए। अमेरिका और बांग्लादेश दोनों ने कहा कि हमारी संप्रभुता है, हम अपनी विदेश नीति स्वयं चुनेंगे। तो इन बातों से पता चलता है कि कुछ बदलाव है। लेकिन तीसरा जो चरण है, जो अभी आया नहीं है, भविष्य में आएगा, हम ये कहेंगे कि चीन पूर्ण रूप से अभी भी बहुत ज्यादा इससे चिंतित नहीं है। वो चिंतित तब होगा जब आर्थिक क्षेत्र में क्वाड जो है वो एक बहुत बड़ा कदम उठाएगा, जो अभी हमने देखा नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे आप देखें तो चीन की अभी भी मोनोपोली है आर्थिक स्तर पर, और ये जो चारों शक्तियां हैं, क्वाड के जो राज्य हैं, कहीं ना कहीं बहुत गहरा संबंध है आर्थिक क्षेत्र में इनका। तो जब तक क्वाड कोई ऐसे कदम नहीं उठाता जहां पर आर्थिक क्षेत्र में एक तरह से आप कहें वैश्विक पुनर्गठन की बात हो, तब तक चीन बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एम्बेसडर आपके पास दोबारा लौटना चाहता हूं, और चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्वाड प्लस के बारे में जो भारती जी बात कर रही थी, और बांग्लादेश बांग्लादेश को क्वाड को लेके काफी मतलब चिंतित था चीन, और चेतावनी भी दी है बांग्लादेश को। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, बांग्लादेश को अगर हम इनवाइट करें या फिर और जैसे कंट्रीज को इनवाइट किया पहले क्वाड प्लस बना के, उसकी सिंबॉलिक एक सिग्निफिकेंस है, मैसेजिंग है। और जैसा भारती जी ने बोला कि अभी ये मिलिट्री ब्लॉक की तरह से नहीं देखा जा सकता है, संगठन है ही नहीं, सिर्फ एक डायलॉग है। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो मैसेजिंग में है, कि ऐसा मैसेज एक सामने रखा जा रहा है कि चाइना के लिए, कि देखिए अगर आप जो है मनमानी करेंगे, और इसको ऑर्गेनाइजेशन को तूल कहां से मिला, क्योंकि साउथ चाइना सी में उनकी गुंडागर्दी, और उसको जो है एक 4 कंट्रीज मिलके, अब जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, तो उसका मतलब नहीं है कि चारों कंट्रीज मिलिटरीली जो है वो चाइना के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर देंगे, वो अभी नौबत नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा भारती जी ने बोला, इकोनॉमिक तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज कायम हो सकता है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो चाइना का रोल अभी भी जो है वो एट बेस्ट इज वेरी डूबियस, कि कोविड वुहान वायरस किस तरह से बढ़ाया गया। कुछ लोग तो कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने डेलिबरेटली वहां से लीक करके, इट्स लाइक अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। मैं शायद उस बात को ना मानूं, थोड़ा आउटरेजियस सजेशन है, बट ऐसा जरूर पॉसिबल है कि ये मैन मेड वायरस हो सकता है, लेबोरेटरी में काम हो रहा हो। बहुत सारी कंट्रीज में लेबोरेटरीज में इस तरह के वायरसेस पे काम होता है, और वहां और से लीक गलती हो से, गया। हाँ, बहुत सारे बिल्कुल कंट्रीज में गलती। होता है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर अमेरिका में भी होता हो और रशिया में होता है, बहुत सारे कंट्रीज में होता है ऐसा। लेकिन चाइना का ये तो बिल्कुल क्लियर है कि काफी उन्होंने इंफॉर्मेशन हाइड करी, शुरू में कुछ नहीं बताया, और इन सब करके एक शक की निगाह जरूर जाती है कि चाइना कितना सिंसियर है। और दूसरी बात भी लोगों को बहुत क्लियर नजर आई है कि सारे सप्लाई चेन्स, सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चाइना में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो इससे जो है देश को, दुनिया को फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि हम एक हॉस्टेज हो गए हैं चाइना के लिए। तो
मेरा ख्याल है इवन दो कॉन्क्रीट स्टेप्स अभी तक नहीं लिए गए हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में कॉन्क्रीट स्टेप जरूर लिए जाएंगे और सप्लाई चेन्स को चाइना से निकालने की जरूर कोशिश करी जाएगी दुनिया भर के देशों में। तो अगर ये 4 कंट्रीज मिलके ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव जुटाएं तो चाइना को एक करारी मात भी पड़ सकती है। मैं समझता हूं कि चाइना काफी चिंतित है। जिस तरह की कमेंट्रीज चाइना के ग्लोबल टाइम से, चाइनीज गवर्नमेंट से जो हो रही हैं, चाइना हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो देंगे, अगर क्वाड में ज्यादा जुड़ेंगे तो इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो देगा। तो आई थिंक चाइना को ये बताना चाहिए कि आप अपनी चिंता करें और इंडिया की चिंता करने का काम आपका नहीं है। हमारा हमको किस तरह से सोचना है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को किस तरह से मेंटेन करना है और हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट को। देखिए, इंडिया में भी बहुत प्रीवैरिकेशन था शुरू में, बट पिछले कुछ सालों में चाइना की तरफ से टेंजिबल मिलिट्री थ्रेट, हमारी कॉन्फ्लिक्ट भी हुई और इस सिचुएशन में अब इंडिया जो है कैन नॉट एनी लॉन्गर सिट ऑन द फेंस। इंडिया को सोचना है कि हमारा फायदा किस चीज में निकलता है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट किस चीज में निकलता है। चाइना दोस्त नहीं है। हम लोग बहुत सालों तक हमने ये सोचा कि चाइना दोस्त है, चाइना के साथ हम तरक्की करेंगे आगे आगे, चाइना हमारा नेबर है, हम चाइना के साथ मिल जाए, वो हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन चाइना इसके लिए तैयार नहीं है। चाइना हमको साइमल्टेनियस राइज के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। और चाइना, अगर आप बेशक एनिमी नेशन ना भी माने, मान लीजिए, लेकिन एक एडवर्सरी नेशन जरूर है। और एडवर्सरी नेशन होने के हालत में एक स्ट्रेटेजिक टर्म्स में हमारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिया की कि हमको हर चीजों का के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए अगर इंडिया जो है वो अमेरिका से चीजें कर लेता है, काफी मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी हुए हैं और इंडिया और अमेरिका की क्लोजनेस बढ़ी है, तो जो इंडिया और अमेरिका की बायलैटरल प्रॉक्सिमिटी बढ़ी है वही हम जो है वो क्वाड में रिफ्लेक्टेड देखते हैं। तो इस वजह से चाइना चिंतित जरूर है, चाइना पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। अब कई लोगों ने ऐसा बोला है कि क्वाड आगे बढ़ेगा, वो इस चीज पर डिपेंड करता है, अगर चाइना बहुत एग्रेसिव हो जाएगा तो क्वाड और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर चाइना अपना रवैया ढीला करेगा तो शायद बाकी कंट्रीज सोचेंगे कि इतनी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखते हैं क्या होता है आगे के समय में, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है कि चीन जो है बैक आउट करेगा। अभी बहुत ही एग्रेसिव मोड पे जा रहा है चीन और उसी दिशा में जाते भी नजर आ रहा है। चलिए एडमिरल, एक और चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्वाड के साथ क्या कठिनाइयां हैं और इसको कैसे सुधर सकते हैं। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, ये क्वाड के साथ जो सबसे बड़ी कठिनाई अभी जो उत्पन्न हो गई है वो है ये पैंडेमिक की। इससे क्या हुआ है कि लोगों का ध्यान, इन 4 देशों का ध्यान और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका ध्यान जो है वो थोड़ा अभी बट गया है। ऐसा नहीं कि राजनीति और कूटनीति और देश की अंदरूनी नीतियां एक साथ नहीं चल सकती हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये अब ज्यादा समय ले रही है। 100 में से समझिए कि 60-70% जो है अब इसमें जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री भी गए हुए हैं अमेरिका, तो मुझे जरूर इसका मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो सिर्फ वैक्सीन के काम से ही नहीं गए हैं, बल्कि वो बाकी चीजें भी उनसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चीन जो है वो उनकी जो बौखलाहट है वो एक चीज और दर्शा रहा है, जो कि मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि भी अचानक चीन ने अब वो इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय स्टेज जो है उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसका एक वातावरण जो है वो एक उसके पॉजिटिव वातावरण बने। अब देखिए, वो अफगानिस्तान में मीडिएट करने की बात कर रहे हैं, वो गाजा और इजराइल के बीच में बात कर रहे हैं मीडिएट करने की, वो ईरान के साथ कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनका पेट्रोल का, वो क्रूड ऑयल का कुछ। तो ये सिर्फ ये प्रदर्शित करता है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि वो सिर्फ एक मिलिट्री हंगामे के रूप में ना देखे जाए, बल्कि विश्व में उनका पार्टिसिपेशन है इन सब चीजों में, जो कि लोगों का यही कंप्लेन था कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर उनकी बौखलाहट उनको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है, तब तो बहुत ही अच्छा है।
जरूर चीन को अपना रोल जरूर अदा करना चाहिए विश्व में, अगर आप 1 नंबर पे जाना चाहते हैं। दैट इज नंबर 1। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि उसका जो इम्पेटस है वो अभी एडिक्वेट नहीं है टू एक्टिवेट द क्वाड, नंबर 1। दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई है कि बड़े डिसिमिलर हैं फोर्सेस जो हैं। अब जैसे जापान है वो बड़ा स्ट्रांग है साउथ चाइना सी में, लेकिन उनकी पॉलिसी एग्रेसिव नहीं है, तो वो चाहेंगे कि उसमें जो है अग्रणी रहे वो अमेरिका रहे। अब आप चले जाइए साउथ पैसिफिक में, जहाँ की चीन का ध्यान सबसे ज्यादा है। सच पूछिए तो साउथ पैसिफिक का ध्यान जो है वो फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकेंड आइलैंड चेन, वो पैसिफिक को मानकर ही किया गया था। तो अब जो है चीन अगर उधर निकलेगा, जो कि जरूर निकलेगा, उधर उसका निकलना मैं कहूंगा कि ज्यादा आसान है उसके लिए। तो वहां जब निकलेगा तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो सैन्य शक्ति है अभी, वो उतनी पुख्ता नहीं है कि वो चीन को अकेला जो है उसको एक रेजिस्ट कर सके, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये सारे देश जो हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो इकोनॉमिक तौर पे चीन के साथ बहुत गहरे संबंध से जुड़े हुए हैं, और चीन अभी उनको बार-बार उनको आगाह कर रहा है कि अगर आप ऐसे करोगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो लग तो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया शायद उन्होंने अपना मन बना लिया है, खासकर जो प्रेजेंट हमारे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि केविन रड के टाइम में तो बिल्कुल ही वो चीन के साथ दोस्ती का हाथ और गले लगने वाली बात चल रही थी। तो एक वो है, एक पॉलिटिकल एक माहौल जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनता जो है वो तो केविन रड को भी उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया था, अभी इनको भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो अभी देखना पड़ेगा कि उनकी पब्लिक ओपिनियन किस तरफ है, क्योंकि वो जो है किसी भी डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी फॉरेन पॉलिसी टोटली अंदरूनी पॉलिसी के ऊपर ही उसको रिफ्लेक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी। आपका जो इंटरनल इंटरेस्ट है, जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया, भारती जी ने बताया, इंटरनल इंटरेस्ट जो है उसको देखना है। तीसरी बात यह है कि अब भारतवर्ष जो है वो अभी भी बहुत ही, कहा जाए कि वो पतले रास्ते से चला जा रहा है। इसलिए पतले रास्ते से चला जा रहा है कि जैसे बाकी देशों के साथ हमारे संबंध है, बाकी देशों के साथ चीन का संबंध है, वैसे हमारा भी है। वो हमारा सबसे बड़ा जो है वो बिजनेस पार्टनर है। तो अभी देखना है कि अगर ये सप्लाई चेन वाली बात जो भी हो रही थी, वो अगर आना शुरू हो गया भारतवर्ष में, तब तो भारतवर्ष एक स्ट्रॉन्ग कदम उठा सकता है कि आप चीन को थोड़ा-थोड़ा उसको जो है अपना एक मिलिट्री माइट उसको आप देना शुरू करें। दूसरी बात ये है कि भारतवर्ष हमेशा से ये कहता है कि इंडियन ओशन जो है वो उसका रीजन है। इसलिए वहाँ पे किसी और की लीडरशिप जो है उनको पसंद नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी नेवी कैपेबल भी है, उनकी डिप्लॉयमेंट भी अभी ऐसी है कि वो कोई, जिसको कहते हैं कि बच के कहाँ जाओगे, बच के नहीं निकल सकते। क्योंकि जितने हमारे वो जो जो हमारे पॉइंट्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, हर जगह हमारी नेवी 24 घंटे वर्तमान है वहाँ। तो कोई भी बिना हमारे नॉलेज के नहीं आ जा सकता है। तो उस हिसाब से अपने आप को हम समझते हैं कि हम उसके काबिल हैं और आगे भी रहेंगे। हालाँकि अमेरिका अगर साथ में रहे तो कोई हर्ज नहीं है। तीसरी बात ये है कि अमेरिका जो हमारा सेंटकॉम के साथ अभी तक कोई ज़्यादा टाई अप नहीं है। हमारे साथ कोई जी, नेवल नहीं है, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। ये मैंने शायद आपके पहले अवतार में मैंने एक आध बार आपके प्रोग्राम में भी कहा था। और अभी जो है एफ्रीकॉम के साथ हमारा जो नाता जुड़ गया है, हमारे एम्बेसडर साहब वहाँ रह चुके हैं, तो अभी जो हमें एफकॉम के साथ जो उन्होंने जोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम सदर्न इंडियन ओशन में भारतवर्ष की रीच को अमेरिका एक्सेप्ट करता है। और जब उसका बिल्कुल। वो मिलिट्री इंटरेक्शन भी शुरू हो जाएगा, तब हमारे ख्याल से भारतवर्ष भी पूरा खुले दिल से करेगा। तो अभी जरा हम केयरफुल हैं। ये एक मिला-जुला के रणनीति में यही है। और जापान के साथ भी यही कहानी है, जैसा मैंने बताया। बिल्कुल। वो भी जी, साउथ जी। उनका अपना जो सेंकाकू आइलैंड है, वो वो ऑफेंसिव नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीन ऑफेंसिव करे। चीन कह रहा है कि मैं ऑफेंसिव नहीं करूँगा। तो ये एक थोड़ा-सा अभी मामला जो है उतना क्लियरली वर्ल्ड में उभर कर नहीं आया है। बिल्कुल, ये तो चलता ही रहेगा काफ़ी देर के लिए। लेकिन भारती जी, वापस लौटता हूँ आपके पास। क्वाड को हम लोग और मजबूत कैसे बना सकते हैं? वेल फ्रैंक जी, इसे हम सी 4 सीज़ में आपको मतलब अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हम इसे कहेंगे कंसल्ट, कोऑपरेट, कोलैबोरेट एंड चेंज। यानी आपस में परामर्श करें, आपस में सहयोग करें, मिलके कार्य करें और बदलाव की तरफ आएँ।
अगर हम बात करते हैं क्वाड को मजबूत करने की, तो कुछ हमारे पास इसी श्रेणी में कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहले तो रेटरिक, जैसे आपने जो अभी देखा गया, जैसे सार्क के बारे में भी कहा जाता है एक टॉकिंग शॉप। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वाड जो एक आपस में वार्तालाप आप कह सकते हैं, डायलॉग मैकेनिज्म के रूप में शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं वो एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक संरचनात्मक ढांचा उसका रहे, जहां पर एक सेक्रेटेरिएट हो सकता है। यहाँ पर हम, क्योंकि भारत खासकर इन चारों राज्यों में अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हम कभी भी किसी मिलिट्री अलायंस के हिस्सा नहीं रहे और ना ही रहना चाहेंगे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको देखते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग एक हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक लूज जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है, जहां पे औपचारिक रूप से आपस में सहयोग किया जा सके। और जैसे बहुत सी बातें हैं जो अभी भी डिस्कशन में भी आई, साइबर स्पेस, काउंटर टेररिज्म, या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, तो केवल ये वार्तालाप ना रह जाएं। इन क्षेत्रों में और ज्यादा गहरा डायलॉग हो और कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए जाएं, कदम उठाए जाएं, ताकि आपस में आगे जाकर कुछ बदलाव के लिए प्रयास किया जा सके। इसमें हम, हमारा एक और सजेशन भी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी एडमिरल साहब ने भी कहा, कि जब आप बात करते हैं सप्लाई चेन्स की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एरिया है, क्योंकि अभी जो है वर्ल्ड का आप कह सकते हैं एक बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। तो एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स, और खासकर जो रेयर अर्थ मिनरल्स इत्यादि हैं, तो उसमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम हो, एक ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स का, प्रोक्योरमेंट का, इन्वेस्टमेंट का एक जो ढांचा क्रिएट हो, और ये चारों कंट्रीज चाहें तो मिलके कर सकती हैं। और इसमें भारत को भी बेटर रहेगा, बिकॉज वो केवल एक मिलिट्री अलायंस, सैनिक गठबंधन के रूप में नहीं, बल्कि और क्षेत्रों में, क्लाइमेट चेंज, अर्थव्यवस्था, इन क्षेत्रों में भी सामने आएगा। तीसरा हमारा सजेशन रहेगा कि बात हम करते हैं फ्री फेयर इंडो पैसिफिक की, जो मूल कारण रहा क्वाड के सामने आने का। तो इसमें जो यूएन कन्वेंशन है, लॉज ऑफ द सी, जिस पर सभी क्वाड के राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, यूएस का भी इस पर सिग्नेचर होना अवेट है। तो ये एक और, अगर यूएस इसे रेटिफाई कर देता है, तो ये एक और रूल बेस्ड लीगल मैकेनिज्म के रूप में क्वाड जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। एक और हमारा सजेशन रहेगा कि क्वाड प्लस, जैसे हमने कहा अभी हाल ही में वियतनाम और साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हुए, और सभी राज्य कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में भी आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं। और इंडो पैसिफिक आउटलुक में क्वाड ने सभी चारों जो मेन राज्य हैं, उन्होंने आसियान की सेंट्रलिटी, जो आसियान जो संगठन है उसकी सेंट्रलिटी या उसको केंद्रीकृत जो करते हैं, उसको माना है। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है कि और जो राज्य हैं, वियतनाम, फिलीपींस या बांग्लादेश की, अभी कुछ देर पहले आपने सवाल भी पूछा, हम बात कर रहे थे, या फ्रांस हो गए, हाल ही में जो क्वाड का जो नेवल ड्रिल्स हुआ था, फ्रांस ने भी उसमें भाग लिया। तो और राज्य अगर इसमें सम्मिलित होते हैं, इवन यूरोप के राज्य, जर्मनी इत्यादि, तो एक आप कह सकते हैं वैश्विक, एक क्षेत्रीय संगठन से एक वैश्विक संगठन जो ऑलरेडी क्वाड है, उसको और ज्यादा बल मिलेगा। एक हमारा सजेशन और इसमें रहेगा कि जब हम बात करते हैं पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस की, तो आपस में जो ये राज्य हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल इत्यादि में भी नेवल ड्रिल्स इत्यादि हुआ था, तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगा, जो हमारा फाइनल सजेशन है, कि एक और, क्योंकि अभी जो चाइना है वो अपने जो उसके एग्रीमेंट्स हैं, रीजनल एग्रीमेंट्स हैं, या जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, या इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो एक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, तो उसको बहुत अहमियत मान रहा है, और वो ये सोच रहा है कि इसीलिए क्वाड एक स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठा पाएगा, बिकॉज इकोनॉमिकली बहुत डिपेंडेंस है। तो ये जो डिपेंडेंस है, अगर ये थोड़ा सा कम होता है, और क्योंकि चाइना ने कारण तो दिए ही हैं, भारत का जो बॉर्डर की डिस्प्यूट रहा है, उसके पहले डोकलाम का इशू रहा, हाल में लद्दाख का रहा, या ऑस्ट्रेलिया का विवाद है, अमेरिका का काफी समय से एक आप कह सकते हैं ट्रेड वॉर चल ही रहा है, जापान का भी जो लॉ ऑफ गार्ड चाइना का है, उससे जापान भी
भी काफी परेशान है। तो चाइना जो है वो सबको कारण दे रहा है कि राज्य जो है आपस में कोऑपरेट करें। तो हमें लगता है कि पुश है ऑलरेडी आपस में कोऑपरेट करने का, आवश्यकता है कि उसे रेट्रिक से और ज्यादा इन डेप्थ किया जाए, जो भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। बिल्कुल। चलिए, समय आ गया है क्लोजिंग कमेंट्स के लिए और बात करते हैं आगे का सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। शुरुआत आपसे करते हैं एम्बेसडर। फ्रैंक, सबसे अच्छा रास्ता मैं समझता हूँ कि चाइना को इससे जो है थोड़ा एक देखना चाहिए कि किस तरह से ट्रेंड डेवलप हो रहा है। और व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि चाइना कैनॉट कंटिन्यू जितने एग्रेसिव तरीके से वो जो है अपना कंडक्ट फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज़ को दबाने के लिए। अब आपने देखा कि बांग्लादेश पे जैसे ही बांग्लादेश की सजेशन हुआ कि क्वाड के साथ में मिलकर कुछ काम करे, तो बांग्लादेश को एक ज़बरदस्त धमकी दे दी गई। तो दैट इटसेल्फ इज़ वेरी सजेस्टिव ऑफ द काइंड ऑफ प्रेशर दैट चाइना ब्रिंग्स अपॉन अदर कंट्रीज। तो बहुत ज़रूरी है कि चाइना को आगे देखिए। चाइना, जैसे शेखर ने, एडमिरल शेखर साहब ने बोला कि दुनिया के नक्षत्र पे, दुनिया के पटल पे चाइना उभर के आ रहा है, हम उसको कभी भी डिस्प्यूट नहीं करते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है और दुनिया में हर चीजों में बहुत ज्यादा बढ़िया रोल अदा कर सकता है। लेकिन चाइना को थोड़ा सा एग्रेसिव जो है अपना कम करना पड़ेगा। जहां तक ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, हमारे इकोनॉमिक संबंध है, मैं समझता हूँ कोई संबंध की ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है। उन संबंधों से हमें कुछ फायदा ही नहीं होता है। अगर आज की तारीख में ये 60-70 बिलियन डॉलर को ट्रेड को अगर आप बंद भी कर दें एक तरीके से, तो मैं समझता हूँ मुझको हमारे लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात कह सकते हैं कि चाइना के लिए मिनिस्क्यूल फैक्टर है, कोई बात नहीं, हमें अपनी तरफ से सोचना है। तो ये शायद हमारे लिए एक अच्छी बात होगी कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग को एक नए तरीके से नया जन्म मिलेगा। तो सब देशों को अपने अपने तरीके से देखना है। आज चाइना को ये सोचना चाहिए कि इंडिया, जो अभी तक उनके साथ ब्रिक्स में लगा हुआ था, जो कि बायलैटरली कई डिकेड्स तक चाइना के साथ हर चीजों में कोऑपरेट कर रहा है। मैं बताता हूं आपको, 2007 की बात है, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का मेंबर था और वहां पे चाइना की एक इन्वेस्टमेंट की बात आई। तो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बोला कि सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट है और चाइना को के लिए ध्यान रखना चाहिए। सुब्बा राव वाज द चेयरमैन एज फाइनेंस सेक्रेटरी। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हम कहीं से भी, चाइना हमारा दोस्त है और हम चाइना का इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। और एज MEA रिप्रेजेंटेटिव आई सपोर्टेड हिम। बट ये जो है 2017-2018 में ये कहानी बिल्कुल उलट गई, 180 डिग्री टर्न, एंड दैट वी वर नो लॉन्गर रेडी फॉर चाइनाज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स। चाइना के इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से हमको फायदा हो सकता है, लेकिन वो फायदा जो है, अब जो है जितना नुकसान है, जो हमको थ्रेट मिल रही है, जो हमको मिलिट्री प्रेशर है, उसको हमको डील करना है। तो ऐसे ही जैसे इंडिया में अब वो इसी तरह से जापान पे प्रेशर डालते हैं, इसी तरह से वियतनाम में प्रेशर डाल रहे हैं, इसी तरह से कोरिया पे प्रेशर, सब कंट्रीज पे प्रेशर डाल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो चाइना को एक जो है वो रियलिटी चेक होना चाहिए कि क्वाड के कंट्रीज क्यों साथ में आ रहे हैं। तो क्या उनके लिए, उनके इसमें इसकी वजह से उनके लिए कोई लेसन मिल रहा है क्या? आई थिंक द बिगेस्ट सर्विस ऑफ क्वाड वुड बी इफ चाइना कैन अब जो उसमें से लेसन देख सकें। बिल्कुल बिल्कुल। एडमिरल, मैं सिर्फ अभी जो एम्बेसडर वीरेंद्र ने कहा उसको मैं एक स्टेप और आगे ले जाऊंगा। ये चीन जो है लोगों को जो सैन्य शक्ति की एक जो थ्रेट देता है, जिसको कि गिदड़ भभकी कहते हैं हमारी शुद्ध हिंदी में, तो वी हैव टू कॉल देयर ब्लफ एटलीस्ट वंस। अब जैसे देखिए डोकलम में और ईस्टर्न लद्दाख तिब्बत के बॉर्डर पर हम लोगों ने उनके ब्लफ को कॉल किया, तो उनका जो सारा हिल गया था फाउंडेशन। उसी तरह से एक बार साउथ चाइना सी में, अब जैसे वो हमेशा कहते हैं सेंकाकू आइलैंड और हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट बना के रह जाते हैं, तो एक बार जो है उनको, उनके ब्लफ को हम कॉल करके उनको ये बता दें कि वी डोंट ओनली हैव पावर,
हमारे पास सिर्फ शक्ति नहीं है, लेकिन हमारा इंटेंशन है उसको यूज करने का। सो इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंट अगर आप नहीं दिखाइएगा तो शक्ति रहने से, अभी क्या हो रहा है, अभी चीन सोच रहा है कि अमेरिका जो है ये स्टेटमेंट देके बंद कर ले रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी वो शक्ति नहीं कि हमको रोक सके। वो फ्री में जा रहा है, 12 मील के अंदर भी घुस जा रहा है, सेंकाकू आइलैंड में, बाकी लोगों को फिलीपीन सी में आप देख ही रहे हैं, प्रोफेसर भारती ने बताया पहले। लेकिन एक बार वहां पे उनको जाने से रोक दिया जाए या उनके आने के पहले हमारे अपने मरीन्स को वहां लैंड कर दिया जाए और देखें उसके बाद चीन क्या करता है, फिर उनकी असलियत पता लगेगी। क्योंकि उनको लड़ाई करने का उतना जो अनुभव नहीं है। और हमारे यहाँ जितने लोग हैं, जापान को ले लीजिए, चाहे अमेरिका को ले लीजिए, चाहे हम लोग को ले लीजिए, हम लोग तो हर मिनट में हम बुलेट ले रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमें उनकी ये जो एक डराने वाली एक बात वो करते हैं, उसको एक बार हमें ब्लफ को साबित कर देना चाहिए और वो जल्दी करना चाहिए, ताकि ये समझ जाए चीन कि ये सिर्फ इकोनॉमिक डैमेज नहीं होने वाला है, उनके ऊपर ये मिलिट्री प्रेशर भी पड़ने वाला है। तो बिल्कुल। दे शुड नॉट गेट अवे लाइक दिस। जी जी। और भारती जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। हाँ, एम्बेसडर और एडमिरल ने जो कहा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये कहेंगे कि इसमें जो ये चाइना जो ये एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा है, इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग हम कह सकते हैं कि ये एक मौका है विश्व के लिए कि ग्लोबल जो इकोनॉमिक या जो मिलिट्री जो एग्रेसिव पोस्चर है उसमें चेंज का या बदलाव का। तो क्योंकि ये कारण बन रहा है कि जो ट्रेड रिलेशंस है या इन्वेस्टमेंट रिलेशंस है जिन पे चाइना की मोनोपोली देखी जा रही है, उसमें बदलाव लाने की। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है क्वाड के पास, जहां पर वो एक सॉफ्ट स्ट्रैटेजिक अलायंस के साथ-साथ एक इकोनॉमिक अलायंस के रूप में भी सामने आ सकता है। और पोटेंशियल जो है, क्योंकि शुरू में जब क्वाड बना था तो बहुत पोटेंशियल देखा गया था, लेकिन धीरे बीच में थोड़ा गैप आ गया। लेकिन पुनः हम देख सकते हैं रिस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं या पुनर्गठन या जो हो रहा है क्वाड का, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मौका है सामने अपने पोटेंशियल को लाने का क्वाड का। और दूसरा जो चाइना की बात है, जैसे साउथ चाइना सी में भी उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था कोड ऑफ कंडक्ट का वहां पर, लेकिन उन्होंने वो मौका भी खो दिया फिलीपींस और वियतनाम जो मिलिट्री अपने पोस्चर दिखाकर वहां पर। तो अन्य राज्य भी धीरे धीरे बेशक बहुत ज्यादा वोकल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब सामने आ रहे हैं। भारत तो स्वयं डोकलाम और लद्दाख में भारत हैज स्टैंड अप स्टूड चाइना के अगेंस्ट। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान हम देख ही रहे हैं, अन्य राज्य भी सामने आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका है जहां पे या तो चाइना जैसे सीख जाए, थोड़ा सा विड्रॉ करे, बैक करे अपना एग्रेसिव पोस्चर, बिकॉज इट कैन नॉट बी पूरे वर्ल्ड को मोनोपलाइज नहीं कर सकता है। या दूसरा जो है एक मौका है वर्ल्ड में इकोनॉमिक और ट्रेड को रिस्ट्रक्चरिंग करने का, साथ ही साथ एक मौका है क्वाड को सामने आके, क्वाड प्लस की तरह सामने आके आपस में पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज करके एक ऐसे अलायंस के रूप में सामने आए जो जिसे हम कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक बहुध्रुवीय वर्ल्ड हो जहां पर केवल एक राज्य की, फिर चाहे वो चीन हो या कोई अन्य राज्य, उसकी मोनोपोली ना हो। और इसमें हम देखते हैं कि चारों राज्यों के साथ साथ आसियान और अन्य जो देश हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ देश विदेश नीति में इतना ही। सभी मेहमानों को वार्ता फर्स्ट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और जाने से पहले मैं आप सभी को एक बार और ध्यान दिला दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। वार्ता फर्स्ट की टीम एक डेली क्विज चलाती है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप वार्ता फर्स्ट के बिग पिक्चर को देख के भाग ले सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप यूपीआई के जरिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इस कंटेंट को जारी रखने के लिए बहुत काम आएगा। सारी जानकारी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और भी जानकारी है तो जरूर देख लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं इसी समय अगले हफ्ते, तब तक के लिए देखते रहिएगा वार्ता फर्स्ट।